नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पिक्चर क्लियर। तो पिक्चर क्लियर है, मध्य प्रदेश के चुनावी रण की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की अब तक डिक्लेयर्ड सीट्स हैं 230 में से 229 और भारतीय जनता पार्टी की आज की सूची के साथ जो सीट्स हैं वो 230 में से जो कुल सीटें हैं मध्य प्रदेश की उसमें हैं 228। तो अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है साहब। दो सीटें ज़रूर होल्ड हैं, विदिशा की बात कर लीजिए और गुना की बात कर लीजिए बीजेपी के लिए, और आमला सीट की अगर हम बात कर लें तो मंडे को हाई कोर्ट का जो फैसला होगा, निशा जो डिप्टी कलेक्टर हैं तो वहाँ भी तस्वीर साफ होगी। बहरहाल तो अब साफ है कि दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं और आगे बढ़ेंगी। और इन्हीं बातों को लेकर ये जो आप देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर कि कौन कौन सी सीटें होल्ड हैं और किसने, कांग्रेस ने सिर्फ बैतूल की आमला और गुना विदिशा बीजेपी ने। तो बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी जो है स्थानीय स्तर पर उससे बचने के लिए करीब करीब 29 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने 29 टिकट की बात कर लें, बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने 25 महिलाओं को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण और सरप्राइजिंग चौंकाने वाली बात यह है कि पुराने दिग्गजों पर दांव लगाया है। 2018 के चुनाव से ये धारा बन गई थी, ऐसा मान लिया गया था कि बीजेपी अब अपने वरिष्ठ नेताओं की जगह युवा पीढ़ी पर अधिक दांव खेलेगी, लेकिन इसमें ऐसा नज़र आया है कि पुराने वेटर्न, खासतौर से माया सिंह की हम बात करें ग्वालियर से, या जयंत मलैया जी की बात करें जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया बहुत तगड़े कंटेंडर थे और उनकी जगह जिस तरह से ये नाम सामने आए हैं, सिर्फ एक ही जिनको आप कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता उम्र के लिहाज से पारस जैन टिकट से महरूम हुए हैं, नहीं तो तमाम बीजेपी के वो नेता जो 65-70 पार हैं वो यहाँ टिकट से बिल्कुल उन्हें टिकट मिला है और उन पर भरोसा जताया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने कहीं कोई कसर छोड़ने की कोशिश नहीं की है, कोई जोखिम भी नहीं उठाया है। अगर इस सूची की हम बात कर लें तो बेहद दिलचस्प है मंजर, और इस पर हम बात करेंगे मेहमानों के साथ जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी का। हमारे साथ नमस्कार शरद जी। नमस्कार सर। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में है मिथुन अहिरवार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं और टेक्नो सेवी व्यक्ति हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रहे हैं, बड़ी बात है साहब, अच्छा लगता है राजनीति में ऐसे पढ़े लिखे लोग। ब्रिजमोहन लोया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अपनी धारा में सतत बहते हैं, पार्टी की रीति नीति चिंतन की धारा में, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, अब चुनावी रण की तस्वीर हमारे सामने है। अब विश्लेषण का सिलसिला शुरू होगा और प्रत्याशियों को ज़मीन पर उतरकर अपने मतदाताओं तक पहुंचकर उनका भरोसा जीतना होगा, जो 3 दिसंबर के नतीजे में अगर परिवर्तित होता है तो उनके पक्ष में बात जाएगी। आप बीजेपी की टिकट वितरण की सूची को सामने देखकर, कांग्रेस की टिकट वितरण की सूचियों को सामने देखकर, दोनों का एक कंपैरेटिव करते हुए, तुलना करते हुए एक आपका महत्वपूर्ण कमेंट। जी दिनेश जी। शरद जी, जो दोनों सूची को यदि हम देखें, ये बहुत एक कॉमन सी चीज ये होती है वो कि फेस चेंज होता है ना, चाहे हम कुछ कैंडिडेट बदल दें, बदल दें, मैक्सिमम कैंडिडेट बदल दें, नए चेहरे ले आए, युवा चेहरे ले आए, तो उतनी दोनों पार्टियों में दिखा नहीं कि वो नए पे बहुत ज्यादा दांव खेले। भारतीय जनता पार्टी की तो आपने जो है खुद बताया कि जो मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिजल्ट फेवर में मिले, इस पर ज्यादा गए हैं। क्योंकि जो 2018 का अनुभव आप उसे कहिए या 2018 के रिजल्ट के बाद जो है पार्टी के भीतर आया कि ऐसा ना हो कि एंटी इनकम्बेंसी को हम एक केवल चेहरे पर खोजें कि ये चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी है और उस वही मैनेज कर लेंगे, तो उस पर पार्टी नहीं जा रही। जो जिनकी जमीनी आधार है वो भले ही घरों में बैठे थे, उनको कई 2-2, 3-3 बार वो खुद टिकट से कई लोग वंचित रहे।
फिर पार्टी ने उनको घरों से निकाला है। आप समग्र रूप से देखेंगे तो जयंत मलैया का तो ये मान ही लिया गया था कि साहब आप शायद ही टिकट मिले, लेकिन गौरीशंकर बिसेन को अब भेज दिया, उनकी बेटी को दे दिया। तो पार्टी बहुत सारी चीज़ों पर उसने सोच विचार किया है और उसके बाद जब उसे लगा है कि ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क के चक्कर में यदि पड़ गए और रिजल्ट यदि फेवरेबल नहीं हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब सीधी फाइट जैसी स्थितियां नहीं हो रही ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है और समाजवादी अब किस रूप में आता है, बहुजन समाजवादी भी आते हैं, तो एक जो पिक्चर है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। इसलिए बीजेपी ने अपने जो भरोसेमंद चेहरे थे उन पर ज़्यादा दांव खेला। आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट शेयर किया सर, क्योंकि बात सही है कि इसके पीछे ये भी एक रणनीति होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी इस चुनाव को दिलचस्प बना रही है और गुजरात का अनुभव बीजेपी के सामने है। तो ये आप ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे में जाने पहचाने और भरोसेमंद चेहरे, टिकट भी जितना गुजरात से तुलना करें अगर, या पहले के चुनाव से भी तुलना करें, तो टिकट कटने का भी क्रम ऐसा नहीं है कि वो बहुत चौंकाता है, जबकि उम्मीद ये थी कि बीजेपी काफ़ी बड़ी संख्या में टिकट काट सकती थी, लेकिन रिटेन करने पर ज़्यादा भरोसा दिखाया। आपने बिल्कुल सही कहा, बैलेंस सूची है, सुरक्षित सूची है, जिसमें बड़े जोखिम लेने की तरफ पार्टी नहीं गई है। ये महत्वपूर्ण बात है। फिर आपकी एक टिप्पणी लूँगा मिथुन जी, हालांकि आपकी पार्टी का मसला नहीं है, आप किनारे बैठे हैं, लेकिन बीजेपी भी आप जब मैदान में होते हैं तो किनारे बैठकर टिप्पणी करती है, तो एक टिप्पणी तो बनती है आपकी। और फिर मैं बृजमोहन लोया जी से मुकम्मल एक टिप्पणी के लिए चलूँगा। जी देखिए ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी की बात है। हमने अपनी 2 सीटों में 229 प्रत्याशी घोषित कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगर अपनी लिस्ट घोषित की, उसमें भी हमसे कम प्रत्याशी घोषित कर पाए और हमारा एक जो प्रत्याशी बचा हुआ, आप जानते हैं कि चयन तो हो चुका है, लेकिन तकनीकी कुछ कारण है, उसके कारण भी तो हमने लगभग 230 सीटों पर अपने चेहरे तय कर दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी सोच रही है कि क्या, कैसे और कब होने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसको ये लग रहा है, जिसने कि कहा था, बार बार इनके सभी बड़े नेताओं ने कहा कि ये जो चुनाव है ये गुजरात मॉडल का चुनाव होगा, लेकिन गुजरात में तो मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, आपके मंत्री हों, कई सारे विधायक, सबको आपने बदल दिया था। जाहिर सी बात है, जब आपने गुजरात मॉडल पे इस चुनाव को यदि रखा ही नहीं, तो परिणाम गुजरात जैसे कैसे हो पाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने चेहरों को रखा, हम बड़ा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये चेहरे व्यापम के चेहरे हैं, ये चेहरे महाकाल लोक के चेहरे हैं, ये चेहरे वो हैं जिनको देखते ही याद आता है दलित, आदिवासियों, महिलाओं पर हुआ अत्याचार। ये चेहरे देखते हुए मध्य प्रदेश के 40 लाख जो हैं रजिस्टर्ड बेरोजगार नजर आते हैं। ये चेहरे महंगाई को याद दिलाते हैं। तो हम तो जो हमारी नीति है, हमने ये साफ घोषित किया, जनता भी इस बात को समझ चुकी है। आखिरी 3-4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किए हैं जनता के बीच कुछ योजनाओं को लाने के, जनता इनकी सच्चाई इस रूप में भी समझती है कि हमारे जो 4 राज्य हैं, चारों राज्यों में, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो महिलाओं को मिनिमम इनकम की गारंटी, सारी योजनाएं हमने वहां पर लागू की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक राज्य मध्य प्रदेश के अलावा जहां इस चुनावी योजना को भी लागू किया हो, वो बताना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए महिलाओं को मिल रहा है? क्या गुजरात में सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है? तो ये सच्चाई जनता जानती है। महिलाएं जो हैं, युवा जो हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आप प्रतिनिधित्व की बात कर लिए, हमारी सूची में जहां आप देखेंगे दलित, आदिवासियों को आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व मिला है, वहीं दलित, आदिवासियों की सीटों पर, क्योंकि ओबीसी का आप उसमें टिकट नहीं दे सकते, तो हमने जो सामान्य जो अनरिजर्व सीटें उस पर 42% ओबीसी के समाज के लोगों को टिकट दिए। समाज के हर वर्ग को हमने टिकट दिया। प्रतिनिधित्व या विपक्ष के वो चेहरे जिन्होंने लगातार जनता की लड़ाई लड़ी है, उनको हमने मौका दिया है, लेकिन वो चेहरे जो कि व्यापम जैसे कांडों से पहचाने गए, उन लोगों को टिकट देकर के जनता के बीच सही प्रतिनिधित्व का मौका जनता को भाजपा ने दिया। जनता इसका माकूल जवाब देगी। दूसरा राउंड रहेगा। बृजमोहन लोया जी, एक मुकम्मल जवाब आपका। जी नहीं शरद जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज हम जिस सूची की बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जानदार और शानदार सूचियां। देखिए, एक बात को मैं स्वीकार करता हूं शरद जी, कि सूची जारी होने के बाद थोड़ा बहुत प्रतिक्रियाएं कार्यकर्ताओं की आती, परंतु दोनों दलों की लगभग बराबर, एक ज्यादा कांग्रेस का उम्मीदवार है, लगभग बराबर उम्मीदवार घोषित है। और आज आपको ये समझना पड़ेगा और मध्य प्रदेश की जनता को ये मानना पड़ेगा कि दोनों दलों के संस्कारों का फर्क आज मध्य प्रदेश की जनता भिन्न टीवी चैनलों पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर देख रही है कि किसके संस्कार क्या है। भारतीय जनता पार्टी की आज 228 सूची हो चुकी है और आप देखिएगा, कार्यकर्ताओं ने, कुछ विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने आकर प्रदेश नेतृत्व को अपनी चिंताओं से आगाह कराया, परंतु
जिस तरह कांग्रेस में जूतम बाजार हो रहा है, मैंने आपसे एक बार और कहा था, कांग्रेस की सूची आते पूरे मध्य प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लगेगा कि जैसे क्या मालूम क्या हो गया। आप देखिएगा, आपके साथ एक डिबेट में मैंने कहा था कि दीपक जी जो गए हैं, आगे जाकर उन्हें भी पश्चाताप इसका होगा और आज उन्होंने ये अनुभव किया होगा। तो ये कांग्रेस की जो अपनी संस्कृति है, अपना काम करने का तरीका है। अभी मिथुन जी ने भी कुछ प्रश्न उठाए हैं। शरद जी, मिथुन जी ने अभी कहा है कि वहां इन राज्यों में ये हो रहा है, वो राज्यों में ये हो रहा है। तो एक बात है, गोस्वामी तुलसीदास ने कही है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण बिनते नर ना गने रे। ये जो आप हमें शिक्षा देते हैं, पहले आपको भी बताना पड़ेगा यहाँ कि 56 साल इस प्रदेश में राज करने के बाद आपने मध्य प्रदेश को क्या क्या दिया, एक बात। दूसरी बात, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ के राज्यों में आप बच्चों को पहली से 5वीं तक 500, 5वीं से 8वीं तक 1000 और 12वीं तक 1500 दे रहे हैं। बताना पड़ेगा आपको ये बताना पड़ेगा कि जिस 1500 नारी सम्मान की बात आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ में लागू है? नहीं है। तो ये आपको बहुत सारी बातें बताना पड़ेंगी। एक और बार बार एक बात मुद्दा उठता है कि कांग्रेस महंगाई की बड़ी चिंता करती है। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार में आते ही 5 रुपए वेट बढ़ा चुकी है हिमाचल प्रदेश में। तो आपका रोना अलग है और आपका काम करने का तरीका अलग है, और यही हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपका एजेंडा अलग होता है, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप एजेंडाधारी राजनीतिक दल हैं। आप कभी अपने काम को नहीं बताते। मैं आपको चुनौती पूर्वक कहता हूं, आप हमसे 18 साल का हिसाब लीजिए, हमने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, परंतु अपने 56 साल का भी तो हिसाब दीजिए, 15 महीने का दीजिए, 10 साल दिग्विजय सिंह का भी दीजिए। जनता दोनों के बारे में ही फैसला करती है, इसलिए मुझे लगता है ये कितना डिबेट का विषय है। जनता बीजेपी को चुनती है, निरंतर सतत चुनती आई। 2003 से 18 में 14 महीने का क्रम रहा, और कांग्रेस का एक लंबा वक्फा रहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सरकार वही जो जनता मन भाए। लेकिन ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी आलोचना राग से कमियां बताती है, और जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस बताती है। दिनेश जी, इस चुनाव को अब आप बहुत साफ देख पा रहे होंगे, आप बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबा अनुभव है। अब आप जब दोनों सूचियां आपके सामने फैल जाती हैं, तो आप देखकर, जिस तरह से इस बार मैं मध्य प्रदेश को चुनाव को देख रहा हूं कि कांग्रेस की घोषणाओं का दायरा 50,000 करोड़ तक जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। बीजेपी की जो सूचनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, उनका दायरा 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ तक पहुंचता है। इसके अलावा दोनों ही दलों ने कोई बहुत जोखिम नहीं उठाया, सिर्फ बीजेपी ने चौंकाया है, ख़ासतौर से सांसदों को और अपने दिग्गज नेताओं को उतार कर। जाहिर है कि बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठा, वो सत्ता में है तो उसको ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि एक बिना लहर का चुनाव है ये विशुद्ध रूप से, और इसीलिए दोनों दल घोषणाओं का सहारा ले रहे हैं, कई जगह कुछ चौंकाने वाली रणनीति का भी सहारा ले रहे हैं, और कई जगह दोनों इतने आशंकित भी हैं कि कोई बड़े जोखिम भी नहीं उठा रहे? शरद जी, जो प्रदेश की जनता है ना, वो बहुत लंबे समय से दिल थाम के बैठी हुई कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है ये, कि कौन भाजपा में जा रहा, कौन कांग्रेस में जा रहा। इतना दल बदल हो गया है कि वो कंफ्यूज हो गया है कि किसको कहाँ से टिकट मिली है। अभी तो पहले उसको 1-2 दिन तो सेटल होने में लगेगा उसका, कि उसके यहाँ एक्चुअल में किस पार्टी से छोड़ के किस पार्टी का टिकट लेकर आया है। ये इतनी बड़ी भारी संख्या में हमने देखी है मध्य प्रदेश में। इतना दल बदल किसी भी राजनीतिक जो और ये भी आपका बहुत राज्य में नहीं हुआ है। होगा जी, है ना, जो मध्य प्रदेश में हुआ है। और दूसरा, ये बिल्कुल नॉर्मल इलेक्शन है, जो आप कह रहे थे ना कि कोई लहर नहीं है इसमें। अंडर करंट की भी कोई बात नहीं हो रही है कि अंडर करंट है कि नहीं। यहाँ तो जो बोली लग रही है उसको भी वोटर ये देख रहा है कि और कितनी लगनी है। उसने तो तय कर लिया उसको जो करना है कि उसको किसको वोट देना है, क्योंकि उसे तो ये पता है कि अब जो कैंडिडेट उसके सामने होंगे वो दल बदल वाले हैं। वो कौन से कैंडिडेट हैं, उसमें जो अभी बहुत सारे मुद्दे अभी हम देखेंगे जिसमें ये डालने की कोशिश होगी कि इसमें एक लहर पैदा की जाए। वो लहर
ओबीसी पॉलिटिक्स की होती है या रिलीजन की होती है, क्योंकि अभी तक दोनों राजनीतिक दल ना तो अपने पक्ष में कोई मुद्दा बना पाए हो, ना विपक्ष के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा बना पाए हैं। आप एंटी इनकम्बेंसी की लोग बहुत बात हो रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी किस चीज की एंटी इनकम्बेंसी, फेस की या जो इश्यूज की? करप्शन की बात हमने देखी थी कि 50% कमीशन का मुद्दा भी कांग्रेस नहीं बना पाई कि 50% जो है करप्शन मध्य प्रदेश में है। तो जो मुद्दे होने चाहिए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर, वो भी विपक्ष नहीं बना पाया, और विपक्ष को जो मैसेज देना चाहिए कि वो वापसी कर रही है, ये तो आपका एक उतनी और दमदारी महत्वपूर्ण उसमें दिख बिंदु है नहीं रही। दिनेश जी, बहुत तो महत्वपूर्ण बिंदु दमदारी आपने नहीं दिख रखे रही हैं। उसमें कि बिल्कुल वो ठीक एक बात है। दमदारी से चुनाव लड़ रही हो या ठीक से मैनेज कर रही हो इलेक्शन को, तो वो भी कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। या आपने, मैं इसी सवाल को ले चलता हूं मिथुन जी की तरफ। मिथुन जी, अपोजिशन या तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा मसला खड़ा करता है इलेक्शन में जो मसला बहुत बड़ा होता है। मैं ये भी देखता हूं कि अपोजिशन के पास कोई फोकस्ड इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज मिले जुले हैं। भ्रष्टाचार की बात करती है कांग्रेस, व्यापम की बात करती है, पटवारी परीक्षा की बात करती है, कहीं महिलाओं पर अत्याचार की बात करती है, कहीं सत्ताधारी दल के तथाकथित और इश्यूज की बात करती है, घपले घोटालों की बात होती है। लेकिन आप सड़क पर उतरकर उन मुद्दों को इतना बड़ा नहीं बना पाए कभी, विधानसभा में भी और सड़क पर भी, कि वो इतने बड़े हो जाएं कि जनता उनके साथ बहने लगे, अगर वो हैं तो सत्ताधारी दल के खिलाफ। और ये कहीं ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी नाकामी है, लेकिन ये एक संगठित अप्रोच, क्योंकि ये 5 साल, जैसा दिनेश जी ने पहला पॉइंट दिया, कि बड़ा ही विचित्र 5 साल था। कोविड के 2 साल, फिर दल बदल के साल, पहला टर्म जो गया 14 महीने का, वो आपकी आंतरिक कलह और उसका लाभ बीजेपी को मिलने का रहा। तो ये पूरा 5 साल जनता को बहुत भ्रमित करने वाला भी रहा, और शायद आप भी भ्रम में रहे कि क्या मुद्दा लें। देखिए, हमने तो लगातार जनता के मुद्दों को उठाया शरद जी, और सड़क से लेकर के सदन तक हमने इन मुद्दों को उठाया। हमारे सारे के सारे बड़े नेताओं ने, हमारा ज़मीन के कार्यकर्ताओं ने भी उठाया, और ये हमने 2018 में भी किया था। अगर कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं होता और कांग्रेस पार्टी के मुद्दों से यदि जनता सहमत नहीं होती, तो 2018 में हमारी सरकार नहीं बनती। और भारतीय जनता पार्टी की जो 16 नगर सरकारें हैं, उसमें से 5 सरकारें हमने छीनी, ये जनता के मुद्दे उठा करके ही हमने छीनी। उसमें से 2 सीटें, 2 सरकारें अन्य पार्टियों ने छीनी, और 2 ऐसी सरकारें थी 16 नगर सरकारों में से जहां भारतीय जनता पार्टी वेफर थिन मेजॉरिटी से जीती है। भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी में आ जाती है अगर उन सीटों पर 5000 वोटों का भी फर्क होता, लेकिन हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। हम तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो हमने वादे किए हैं, हम उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारे ऊपर जो कहा जाता है कि आपने बजटरी एलोकेशन की कितनी बात की, हम तो इस बारे में सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बनाना, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन राज्य सरकार की तरफ से होगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि 8000 करोड़ रुपए के बजट वाली हमारे जो वोटर्स नहीं है, जो पहली से 12वीं तक के बच्चे हैं, उनको जो ये राशि देनी है, उसके लिए बजटरी एलोकेशन हमें करना होगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बहनों के लिए 12000 करोड़ रुपए की राशि हमें देना होगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 15000 करोड़ रुपए की राशि हमको देना होगा। हम उस तरफ सोच रहे हैं। हम एक क्वेश्चन जरूर एड्रेस करूंगा, लाएंगे कहां से? लाएंगे? पिछले टर्म में कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि खजाना तो खाली था, खजाना अभी भी यकीनी तौर पे भरा तो नहीं है। सर बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मध्य प्रदेश का आपने जैसा कि जिक्र किया, हमारी जो घोषणाएं 50,000 करोड़ की हैं, और मध्य प्रदेश का बजट जो है 3.25 लाख करोड़ रुपए का है। यदि भारतीय जनता पार्टी इसे सही दिशा में यूटिलाइज करती तो ना मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ का कर्जदार होता, और बल्कि जनता को भी वो सुविधाएं मिल रही होती जिनका कि वादा हमने मैनिफेस्टो में किया। गोपाल लोया साहब की एक बात को जरूर एड्रेस करना चाहूंगा। लोया साहब ने एक बात कही कि हमारी राज्य सरकारें क्या ऐसी योजना, लोया साहब दोनों में फर्क ये है कि हमारी किसी भी राज्य सरकार ने आखिरी के 3-4 महीने में ये योजना लॉन्च नहीं की। हम पहले से आखिरी दिन तक जो जनता को वादा करते हैं वो हम पूरा करें। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा 10 सेकंड आपकी अनुमति से। भारतीय जनता पार्टी ने नकुल नाथ जी को बड़ा प्रश्न बना लिया था कि क्या वो सीईसी से ऊपर है, उन्होंने टिकट घोषित कर दी। गौरी शंकर बिसेन जी 1 साल पहले अपनी बेटी मौसम बिसेन जी का टिकट घोषित करके ले गए, और क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी से ऊपर है? आप जो हम पर प्रश्न लगाते हैं कि हमारे विपक्ष में स्टैंड अलग, सरकार में स्टैंड अलग, तो सर आपका भी इस पर मैं जवाब चाहूंगा। बताइए आपके स्टैंड क्यों अलग? ब्रिज गोपाल जी, ये 5 साल बहुत, मैं दिनेश जी के पॉइंट की तरफ फिर आता हूं कि बहुत ही घालमेल के 5 साल रहे। वैश्विक महामारी थी कोविड, फिर सत्ता परिवर्तन था, निर्वाचित जो सरकार हुई थी वो अंतर्विरोधों के चलते अल्पमत में आई, भारतीय जनता पार्टी आगे आई, फिर बाई इलेक्शन हुआ जिसमें आपने स्पष्ट जनादेश हासिल किया। इसमें आपके पास कमी तो रही, लेकिन आप भी क्या ऐसा मुद्दा नहीं बना पाए 5 सालों में कि जनता बिल्कुल वारी
और न्यौछावर हो जाती है आपके ऊपर, जिसकी वजह से घोषणाओं की भरमार करनी पड़ी बीजेपी को। और यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की भी है। आप दोनों ही इस बार क्या जनता के इस भ्रम को आप भी कंफ्यूजन में रहे, जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि कहीं भ्रम आपका भी रहा? क्या बात है कि हम देख रहे हैं कि एक बहुत सुस्पष्ट तरीके से कि ये मुद्दा है, इस तरह का मसला है। आप क्या कहेंगे? अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मसला मुद्दा क्या है? देखिए, दो बातें हैं शरद जी। भारतीय जनता पार्टी का सदा हमेशा एक मुद्दा रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है मध्य प्रदेश का विकास। इस तरह मध्य प्रदेश बीमारी से विकसित राज्य बना, उसमें सड़क, बिजली, पानी किस तरह हुआ, वो कई बार चर्चा हो चुकी है। दूसरा मुद्दा है मध्य प्रदेश जन कल्याण का अनूठा और अद्भुत मॉडल बना। मध्य प्रदेश जन कल्याण का इसलिए अनूठा मॉडल बना कि एक बात मैं आपसे कहूं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसको कॉपी किया गया, कई राज्यों में लागू हुआ और शिवराज जी आइकॉन मुख्यमंत्री बनकर उठे। उसके बाद लाडली लक्ष्मी के लिए कई राज्यों की टीमें मध्य प्रदेश आई और उस जैसी योजना को डिजाइन करने का काम हुआ। तो हमने जन कल्याण और विकास दोनों का एक साथ जो मॉडल मध्य प्रदेश को प्रस्तुत किया है पूरे देश में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा इसमें आपका एक और प्रश्न था कि कांग्रेस की जो अंतर विरोधों से घिरी सरकार थी, ये भी आपने एक मुद्दा उठाया। आज मैं शरद जी बड़े खुले मन से पूछता हूँ कि क्या जिन अंतर विरोधों से आपकी सरकार गिरी थी वो आज भी जहां के तहां है या नहीं है? मैं आपको डेट सहित बताता हूं। 16 मार्च 2020 के दोपहर जब कमलनाथ जी इस्तीफा दे रहे थे, कांग्रेस के तब के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वर्तमान में उम्मीदवार मुकेश नायक जी एक नेशनल टीवी पर बैठकर ये कह रहे थे कि ये सरकार तो गिरना उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह की आंखों से देखना, कानों से सुनना और मुंह से बोलना शुरू कर दिया था। तो उस परिस्थिति में आज भी कहां परिवर्तन है? और देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यदि 15 महीने आज आपने कुछ किया होता तो इस तरह अपने बंगलों में कैद नहीं होना होता। आज दो राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता जनता के बीच में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की शिवपुरी में इतनी बड़ी सभा हुई। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिनके नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं के भय से बंगलों में छुपना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी इशारे आप ही बता रहे हैं कि कपड़े किसके फाड़ना है। तो यदि आज आपका खुद का कार्यकर्ता कपड़े फाड़ने के लिए आपके नेताओं को ढूंढ रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजनीतिक दलों का क्या हो सकता है? यदि आपने कुछ किया होता, जो बार बार एक बात बताई जाती है कि कांग्रेस आएगी तो ये करेगी, कांग्रेस आएगी तो ये करेगी। अरे जब जब कांग्रेस आई थी तब तब क्या किया था पहले ये तो बताएं आप। और जिसका इतिहास हम पढ़ते ही इसलिए है कि इतिहास के आधार पर भविष्य की रणनीति हम तय करते हैं। चलिए, जिनके इतिहास दागदार हैं, जिनके इतिहास में झूठ बोलना, छल करना, कपट करना है, वो उनसे भविष्य की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मध्य प्रदेश की जनता ये बेहतर जानती है। दिनेश जी, कंक्लूड करूंगा। एक हिंदी फिल्म का गीत है कि अब तो राम ही पार लगाएं, बेड़ा पार कराएं। मोदी जी की तस्वीर मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में भी है। और बीजेपी को उम्मीद है कि हमारे तारणहार जो इस समय वैश्विक नेताओं की सूची में प्रथम पंक्ति में हैं और भारत में भी, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूरे भारत में लोकप्रियता की लहर में सबसे आगे हैं, ऐसे नेता को विधानसभा चुनाव में भी आगे रखकर हमें फ़ायदा होगा। तो एक ऐसे चुनाव में जहां आप, जैसा आपने कहा और मैं उससे सहमत होता हूं कि न मुद्दे हैं, जनता भी भ्रमित है, दल बदल का मंजर ज़बरदस्त देख रही है, दोनों पार्टियों में भी भ्रम की स्थिति है क्योंकि कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से उधर आ रहा है। कभी बड़े जोखिम लेने की बात होती है, कभी नहीं जोखिम मत लो इसकी बात होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या एक गेम चेंजर होंगे विकास की योजनाओं के साथ, दोनों पार्टियों की? और बीजेपी के लिए विकास की योजनाओं के साथ क्या प्राइम मिनिस्टर गेम चेंजर होंगे? जी देखिए शरद जी, प्राइम मिनिस्टर गेम चेंजर होंगे या नहीं, क्योंकि वोटर का जो माइंड है वो जब विधानसभा चुनाव में बिल्कुल अलग होता है, जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन में होता है, पार्लियामेंट में होता है। यहाँ जो मुद्दे होंगे, यहाँ जो कैंडिडेट हैं और यहाँ जो इक्वेशन बनेगा वो एक अलग तरह का इक्वेशन होगा। लेकिन एक चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, जिस पर बहुत ध्यान देने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टार्ट जो है कितने लाख वोट से कर रही है, उसके कितने कमिटेड वोटर हैं जहां से वो शुरू कर रही है। यदि उसके 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ महिलाओं को वोट दे रही है तो उसका खुद का भी तो वोट होगा जहां से वो स्टार्ट कर रही होगी।
ये उसकी एक बड़ी, आप ये मानिए कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आपने जो जवाब शिवराज दे सिंह दिया चौहान मेरे ने सवाल का पिछले दिनेश जी, आपने जवाब दे दिया और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। और यही वो कमिटेड वोटर है, जितना मैं अनुमान लगा पाता हूं, जो मोदी जी की तरफ जाता है। और यहीं से बीजेपी स्टार्ट करने का एक स्वप्न लेकर मोदी जी के चेहरे को आगे करके इस चुनाव में उतरी है। और ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या बीजेपी ठीक सोच रही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वो एनर्जी बूस्टर हैं वोटर्स के लिए कि वो वोटर को इंक्लाइन करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकले और उनके चेहरे और उनके नाम पर वोट करे। ये एक बड़ा दांव है, एक प्रयोग भी है उत्तर भारत की राजनीति में, जहां डबल इंजन का नारा हमने पहली बार सुना और जहां हमने प्राइम मिनिस्टर का चेहरा प्रोमिनेंटली, बल्कि सुपर प्रोमिनेंटली हमने राज्य के विधानसभा चुनाव में देखा। आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए दिनेश जी, आपके साथ इसीलिए बात करके एक बड़ा अलग आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि सीखने को भी मिलता है और राजनीतिक विश्लेषण के अंदर झांकने का भी एक अवसर मिलता है। मैं फिर बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत, अब मेरे राजनीतिक मित्रों ने बहुत संयम रखा, बिना आवेश और आवेग के तथ्यों और तर्कों की धार से बात को समझाने की कोशिश की, इसलिए ब्रिज गोपाल जी का धन्यवाद और हमारे युवा साथी मिथुन जी का धन्यवाद। बने रहिएगा बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।